मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, सॉल्यूशन में पढ़ रहे थे मोलारिटी के बारे में। और मोलारिटी में हम लोगों ने देख लिया था कि मोलारिटी का डाइल्यूशन लॉ देखा था कि अगर कोई एक सॉल्यूशन है ना, और ये कोई दूसरा सॉल्यूशन है, इसमें क्या किया मैंने, डाइल्यूशन किया होगा। और इसका मोलारिटी m1 था, इसका वॉल्यूम क्या था, v1 था, है ना। इसमें फिर एक्स्ट्रा पानी मिलाया होगा। जब पानी मिलाया होगा तो एक नया प्रकार का सॉल्यूशन बन गया होगा। उसका मोलारिटी क्या था, m2 था, और उसका क्या था, वॉल्यूम v2 था। तो यहाँ पर बताया गया था कि डाइल्यूशन लॉ में बोलता था कि m1 v1 जो था बराबर किसके था, m2 v2 जो था। ये आफ्टर डाइल्यूशन की केस था कि जब हम लोग सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा वाटर मिलाया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, प्रीवियस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद एक नया सॉल्यूशन बना, तो इसके मोलारिटी और वॉल्यूम में और इसके मोलारिटी और वॉल्यूम में एक रिलेशन था, है ना। तो यहाँ तक देख लिया था m1 v1 बराबर m2 v2। फिर हम लोगों ने एक चीज और भी देखा था कि अगर मान लो कि कोई दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके, मान लो कि ये दोनों सॉल्यूशन है, यहाँ पर कोई एक सॉल्यूशन यहाँ पर है, एक दूसरा सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स करके एक तीसरा सॉल्यूशन बनाया। तो इसका मान लो कि m1 है, v1 है, इसका m2 है, v2 है, और इसका m मिक्स है, into कितना, v मिक्स है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखा, इक्वेशन लिखा था कि m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर कितना, m मिक्स इंटू कितना बाबू, v मिक्स होता था। तो हम लोगों ने ये चीज भी देखा था हम लोगों ने इस पर, बल्कि हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन भी देखा था, और मोलारिटी मिक्सचर पर एक क्वेश्चन हम लोग को निकाला था। ये क्वेश्चन है जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, इसके बाद आज हम लोग का टारगेट होगा कि नॉर्मलिटी को पढ़ेंगे। जैसे ही नॉर्मलिटी खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग के पास पढ़ना पड़ेगा रिलेशन। मोलारिटी में क्या रिलेशन है, मोलारिटी में मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, डेंसिटी से क्या रिलेशन है। तो ये सब कुछ नोट करके लिखवाया जाएगा, है ना। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीपीएम क्या होता है, सोल्युबिलिटी क्या होता है ना। ये सब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। मेन चीजें जो क्वेश्चन पूछता है वो आपको मोलारिटी, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आता है। बाकी उसको पढ़ने के लिए जो बेसिक हम लोग को पढ़ा है ना, डेंसिटी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, तो क्या बोल रहे थे, परसेंटेज मास पढ़ा है ना, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। चलिए आइए लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं, इस पर आधारित, इसी टाइप पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है क्या कि टू सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, अ सबस्टांस नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि एक सबस्टांस है, उसका दो सॉल्यूशन तैयार किया गया, मतलब कि एक सबस्टांस एक ही है, उसका दो सॉल्यूशन तैयार किया गया आर मिक्स्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, है ना। मिला करके कहता है क्या कि एक जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 480 ml एंड मोलारिटी कितना है, 1.5 m फर्स्ट सॉल्यूशन है। और कहता है कि दूसरा जो होगा सॉल्यूशन करके 520 ml ऑफ 1.2 m सेकेंड सॉल्यूशन है, यानी कि इस सॉल्यूशन को और इस सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाता है। तो कहता है क्या कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, यानी कि दोनों सॉल्यूशन को जब मिला दिया जाएगा तो मिलाने के बाद जो नया जो सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा, है ना। तो चलो तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। हमारे पास एक पहला सॉल्यूशन है, इसका मोलारिटी कितना दिया हुआ है, m1 बराबर कितना बाबू, 1.5 है, 1.5 है। और इसका v1 वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 480 ml दिया हुआ, 480 ml दिया हुआ। इसको मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है ना। मिक्स करते हैं किसके साथ बाबू, हम लोग इसको एक नए सॉल्यूशन के साथ। उसका मोलारिटी कितना दिया हुआ है, उसका मोलारिटी 1.2m दिया, 1.2m दिया हुआ है। और उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ, v2 कितना दिया हुआ है, 520 ml दिया हुआ है। और मिक्स करने के बाद एक नया सॉल्यूशन बोलता है, तो कहता है इसका m मिक्सचर क्या होगा, है ना। m मिक्सचर क्या होगा और v मिक्सचर कितना हो जाएगा बताओ तो, v1 प्लस कितना, v2। और यहाँ पर देखा जाए तो v1 कितना है, 480 है, 480 या प्लस 520, है ना। इसको करोगे
तो 4 5 9 80 20 100 लगभग मेरे को लगता है कि 1000 ml हो जाएगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला लगाइए, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप लोग को पता है M1V1 प्लस M2V2 बराबर कितना बाबू, M मिक्स इंटू कितना, V मिक्स हो जाएगा। मेरे को M मिक्स पूछ रहा है तो M मिक्स निकाल लो, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर बराबर कितना हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई कितना, V मिक्स। बोल सकते हैं M1 कितना है, जरा देख तो 1.5 V1 कितना है 480 हो जाएगा, प्लस M2 कितना है 1.2 है, अगुना V2 कितना है 520 है, हो गया, डिवाइडेड बाई, देखो तो यहाँ पर V मिक्स का वैल्यू कितना निकाला है 1000, वहां पर कर देंगे 1000, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी होगा मोल पर लीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा ना इसको। चलिए, तो ये था हमारा मोलारिटी से रिलेटेड चीजें, है ना। एक और इक्वेशन आता है इसमें बनाने का, है ना, कि जैसे डाइल्यूशन लॉ पढ़े हम लोग ना, M1V1 बराबर M2V2 हम लोगों ने पढ़ा था ना। ये इक्वेशन तो लागू कब होगा, जब एक ही टाइप का दो सब्सटेंस हो, जैसे HCl सॉल्यूशन है, फिर HCl सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन है, तो फिर उसको NaCl सॉल्यूशन से रिएक्शन करवा है। लेकिन मान लीजिए सपोज है कि अगर कोई अलग अलग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लो कि NaOH है ना, और यहाँ पर बोलेगा कि CH3COOH है, तब ऐसे के केस में डाइल्यूशन लॉ क्या फॉलो करता है, उसके लिए करता है M1V1 बटा N1 बराबर M2V2 बटा में कितना N2 करता है। ये क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है जो इक्वेशन में बैलेंस रहता है, ठीक है ना। चलो, तो बाद में नोट करके हम पढ़ा देंगे, नोट करके साइड में, जो मेन है उसको पहले देखेंगे, उस सबसे क्वेश्चन बहुत कम रहता है। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से, हेडिंग लगाएंगे हम लोग, लिखेंगे नेक्स्ट नॉर्मलिटी, हो गया। चलो, क्या होता है नॉर्मलिटी, पढ़ा चुका हूं मैं 11th क्लास में, बढ़ाइए। लिखेंगे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, जो भी आपका नंबरिंग देते जाइएगा अपना, मैं इस तरह से हेडिंग बनाता हूं, लिखूंगा नॉर्मलिटी, इसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मलिटी होता क्या है, जिस तरीके से आपने मोलालिटी को डिफाइन किया, जिस तरीके से आपने मोलालिटी को डिफाइन किया, ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर नॉर्मलिटी को भी डिफाइन करेंगे। नॉर्मलिटी क्या होता है, यहाँ पर कोई कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में क्या है कि पहले से एक ऑलरेडी यहाँ पर मैं बोल लूं कि यहाँ पर आपका कोई सॉल्वेंट है, क्या है बाबू, कोई सॉल्वेंट है, और यहाँ पर कोई सॉल्यूट पार्टिकल है, क्या है, इसको हमने बोला सॉल्यूट पार्टिकल बोला। जब सॉल्यूट पार्टिकल को जब आप इसमें डिजोल्व कर दीजिएगा, तो अब जाकर के ये क्या बन जाएगा, अब जाकर के ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। कहता है क्या कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, याद रखिए क्या मैं बोल रहा हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, याद रखिएगा। मोलारिटी के केस में नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बोलते थे, मोलालिटी के केस में नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बोलते थे, नॉर्मलिटी के केस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे, है ना। कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन तैयार हो गया, इस सॉल्यूशन के कितना वॉल्यूम में, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, नॉर्मलिटी बोलेंगे। आई बसन में एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में नहीं, याद रखिएगा,
1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व होगा, प्रेजेंट होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मलिटी बोलेंगे। तो लिख लेंगे, हेडिंग डालिए नॉर्मलिटी और लिखिए तो डिफिनेशन इसका कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको शॉर्ट में मैं GEQ बोलूंगा, ठीक है, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल present in 1 liter volume of solution is called नॉर्मलिटी। क्या बोलेंगे इसको बाबू हम लोग, नॉर्मलिटी बोलेंगे। लिखेगा इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल N। याद रखना, किससे डिनोट करेंगे इसको, कैपिटल N से डिनोट करेंगे। हम मान लेते हैं लेट, है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हमने मान लिया, लिख दिया शॉर्ट में GEQ लिख दिया। क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है मेरा, GEQ, G फॉर ग्राम, EQ फॉर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है कितना मान लिया, V लीटर मान लिया, ठीक ना। हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे बाबू, लिख सकते हैं कि चूंकि V लीटर सॉल्यूशन कंटेन कितना, G इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या मैंने बोला कि V लीटर सॉल्यूशन रखता है, V लीटर सॉल्यूशन में G माने कि G इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसलिए कितना लीटर में, 1 लीटर में, इसलिए 1 लीटर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या बोलोगे, GUQ बटा में कितना, V बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या बाबू, नॉर्मलिटी बोलते हैं, उसको बोलते हैं। दैट इज कह सकते हैं हम लोग कि नॉर्मलिटी जो हो गया अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन के अनुसार क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कितना बाबू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। याद है किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन से आपका हो गया फॉर्मूला, है ना, नोट कीजिए यहाँ तक। चलो अब हम लोग देखते हैं इसको और थोड़ा सा आगे इसको बोलते हैं। नॉर्मलिटी जो होगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इस कंसंट्रेशन टर्म में क्या है, वॉल्यूम क्या है, इन्वॉल्व है ना। तो लिखेंगे द नॉर्मलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। आई बसन में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लिख सकते हैं, देखो तो अभी हम लोग देखा कि नॉर्मलिटी जो होता है, नॉर्मलिटी ये क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटा में कितना था बाबू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में था। यही था ना। नॉर्मलिटी को हम लोगों ने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम G इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कर दिया है, याद रहे। और यहां पर हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें, ये आपका लीटर में हो गया। यही चीज सेम चीज यहां पर भी है। और भी इसको तुम आगे कर सकते हो, नॉर्मलिटी बराबर मान लो कि G इक्विवेलेंट
ऑफ सॉल्यूट है और वॉल्यूम आपको मान लो कि आपको मिलीलीटर में दिया रहेगा, किस में दिया रहेगा, मिली में। तो भी अगर यहाँ पर ml में होगा तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा, इस ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके भागा में 1000 करना पड़ेगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर यहाँ पर तो समझ गए, वॉल्यूम तो समझ में आ रहा है, नॉर्मलिटी का डेफिनेशन भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ना। लिखेंगे यहाँ पर स्टार देकर के लिख लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो लिखिएगा कि इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट टू द इक्विवेलेंट वेट को शॉर्ट में EQ लिख देता हूं मैं, नए बच्चे भी हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इक्विवेलेंट वेट, WT, वेट को शॉर्ट में WT कर दिया, तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट। दैट इज कह सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा गिवन वेट बटा में कितना, इक्विवेलेंट वेट। इस बार यहाँ पर इक्विवेलेंट को शॉर्ट में EQ कर दिया है, यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया इक्विवेलेंट वेट है ना, यहाँ पर EQWT कर दिया, ठीक है। और इसी को क्या कहता है कि गिवन वेट को मैंने मान लिया W और इक्विवेलेंट वेट को क्या मान लिया, कैपिटल E मान लिया, है ना। इसलिए GEQ बराबर कितना हो जाएगा, W बटा कितना बाबू, E हो गया, है ना। चलिए यहां तक नोट कीजिए। तो W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट याद कीजिए, मैं पढ़ा चुका हूं 11वीं क्लास में, फिर भी यहाँ पर मैं कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जरूर बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चल जल्दी से नोट करो फटाफट, यहाँ समझ आएगा। नॉर्मलिटी बराबर नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन V लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, तो कहता है किसी भी सॉल्यूट का गिवन वेट बटे में इक्विवेलेंट वेट, है ना। G का मतलब गिवन वेट इन ग्राम, IQ का मतलब इक्विवेलेंट वेट। तो कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल का अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो उसका कुछ वेट दिया होगा, तो वेट और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब टेंशन होगा कि सर इक्विवेलेंट वेट कैसे समझेंगे, तो उसको भी देखेंगे। पहले इसको यहाँ पर पुट करके फॉर्मूला एक बनाते हैं, जो नॉर्मल फॉर्मूला है जो हर जगह इस्तेमाल होता है, उसकी बात कर लेते हैं। मिटाएं इसको, चलो आइए देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। देखो, इसीलिए नॉर्मलिटी बराबर हम लिख सकते हैं G इक्विवेलेंट बटा में कितना बाबू, वॉल्यूम था ना, किसमें था, ये लीटर में था। अगर ml में मान ले तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसी को हम लोग नॉर्मलिटी बराबर GEQ के बदले में W/E लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर लिख सकते हैं W बटा में कितना में, E में, ऊपर में 1000 हो जाएगा और नीचे में वॉल्यूम किस में हो जाएगा, ये आपका ml में हो जाएगा। ये जो नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला आ गया, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, मतलब इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में पूछेगा कि नॉर्मलिटी दिया हुआ तो पूछेगा कि कितना ग्राम डिसॉल्व किए होंगे, है ना। इक्विवेलेंट पूछ सकता है, यानी 1 2 3 और 4 क्वांटिटी में 3 दिया रहेगा, एक को निकालना है तो नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया बाबू, नॉर्मलिटी के क्वेश्चन। तो इसको याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन मेरा बनेगा। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस ये कर लेते हैं कि सर नॉर्मलिटी जो होता है, मतलब फिर इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो कैसे हम निकालेंगे किसी चीज का। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए होता क्या है कि हम लोग को सबसे पहले वैलेंसी फैक्टर याद रहना चाहिए, है ना। किसी भी एलिमेंट का
वैलेंसी फैक्टर अगर याद रहेगा तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कोई भी अगर एटम है, एलिमेंट है या कोई आयन है तो उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई क्या, उसका वैलेंसी फैक्टर, है ना। देखो यहाँ पर लिखना है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अब उतना जानने की जरूरत नहीं है, डीप में नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि सब पढ़ा चुका हूं मैं 11th में। बस याद रखिए कैसे निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, यानी कि ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। देखो ए में कर दो फॉर एटम हो गया या एलिमेंट हो गया, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि इक्विवेलेंट वेट, जैसे मान लो कि हमने लेट कर लिया कि यहाँ पर ए हमारा कोई क्या है, एलिमेंट है या एटम है। लेट ए क्या है, एन एटम है या कोई क्या है, एलिमेंट है ना। तो इसीलिए हम लोग इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे ई का मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या बाबू, ए। तो कैसे निकलेगा, एटॉमिक वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना, वैलेंसी फैक्टर किसका, ऑफ ए का। तो ए एलिमेंट का वैलेंसी फैक्टर, है ना, जानना जरूरी है। देखो लास्ट में वैलेंसी फैक्टर बता देंगे साइड में, है ना, पहले देख लेते हैं। बी में क्या है, कंपाउंड है, ऐसे कर दो फॉर आयंस के लिए, किसके लिए, आयंस के लिए। आयंस का मतलब या तो केटायन होगा या फिर क्या होगा बाबू, एनायन। केटायन किसको बोलते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन किसको बोलते हैं, जिस पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, है ना। अब इसमें कहेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुमसे दे दूं कि सोडियम प्लस है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग Na प्लस करेंगे और इसका एटॉमिक वेट, सोडियम का क्या, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, अब बटा में सोडियम प्लस, अब बटा में कितना, वैलेंसी फैक्टर को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, Vf से, शॉर्ट में V फॉर वैलेंसी, F फॉर क्या, फैक्टर है। तो वैलेंसी फैक्टर डाल दिया, वैलेंसी फैक्टर ऑफ किसका, सोडियम प्लस का, है ना। तो सोडियम प्लस का वैलेंसी फैक्टर का मतलब होता है कि सोडियम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है ना। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ सोडियम प्लस यहाँ पर कर सकते हैं कि Na प्लस बराबर एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है, 23। वैलेंसी फैक्टर सोडियम यानी चार्ज ऑफ सोडियम, सोडियम पर कौन चार्ज प्रेजेंट है, एक चार्ज प्रेजेंट है, तो एक से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। आई बात समझ में ना। तो फॉर आयंस के लिए करना क्या है, अगर कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल के केस में हो जाएगा, जैसे एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कोई पूछ देगा कि बताओ तो PO4 3- का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो PO4 3- के केस में यहाँ पर PO4 क्या एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, सी कर दो फॉर मॉलिक्यूलर आयन, यानी कोई मॉलिक्यूल है और उस पर कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे। तो मॉलिक्यूलर आयन के केस में क्या करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर आयन के केस में बोलता है क्या, मॉलिक्यूलर आयन के केस में क्या बोलता है, मॉलिक्यूलर आयन के केस में बोलता है क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। क्या करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल, है ना। पॉजिटिव चार्ज या अथवा निगेटिव चार्ज याद रखना। तो उसके पॉजिटिव चार्ज से भाग दे दो या उसके निगेटिव चार्ज से, टोटल चार्ज को जोड़ना नहीं है ना, या तो पॉजिटिव चार्ज से या फिर देखो पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज, और का मतलब होता है या तो पॉजिटिव चार्ज से या निगेटिव चार्ज से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। नोट कीजिए जल्दी से फटाफट। 11th में नहीं पढ़ने का
ये सब तरीका है, रिजल्ट है। नहीं तो कंसंट्रेशन यूनिट मैं पढ़ाता ही नहीं, है ना, क्योंकि ये सब डिटेल करवा चुका हूँ। वैलेंसी फैक्टर एक एक का डिफिनीशन प्लस में सारा चीज लिखवाएगा और फिर वो सब काम करना पड़ेगा हमको। जल्दी करो। नेक्स्ट देखो, इस पर एक एग्जांपल मैं कर लेता हूं, है ना। देखो इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है, कोई बोलेगा कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH4 प्लस। NH4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो NH4 एक मॉलिक्यूल है और इस पर चार्ज प्रेजेंट, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ENH4 प्लस क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH4 प्लस डिवाइडेड बाई कितना, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। फॉर्मूला में मैंने लिखा है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड होगा तो पॉजिटिव चार्ज लेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज वाला होगा तो नेगेटिव चार्ज की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देख तुम मॉलिक्यूलर वेट निकालेगा तो नाइट्रोजन का कितना 14, एक हाइड्रोजन का एक, तो 4 हाइड्रोजन का कितना 4। किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर वेट निकालिए या कोई एटम है उसका एटॉमिक वेट निकालिए, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसकी वजह से उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखिएगा इस बात को कि किसी भी कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में, एटम पे अगर कोई चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से उसके मॉलिक्यूलर मास पर या उसके एटॉमिक मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि सोडियम है मेरा, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना 23। अगर कोई पूछ दे कि सोडियम प्लस का एटॉमिक मास कितना होगा, तो 23 ही होगा। आई बात समझ ना। अब इसको हम लोग आयनिक मास बोलते हैं क्योंकि ये आयन है, ठीक है ना, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे चार्ज इस पर प्रेजेंट हो या चार्ज इस पर प्रेजेंट नहीं हो। चलो हो गया। तो NH4 प्लस का अगर देखा जाए तो 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 और NH4 पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसकी संख्या से भाग देना है। कितनी संख्या है, एक है कि दो है कि 5 गो? अब बोलोगे सर एक है, एक से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही इसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा, वैलेंसी फैक्टर कहलाता है, ठीक है ना। तो कितना हो गया इसके इक्विवेलेंट वेट 18 हो गया, है ना। नेगेटिव चार्ज देख लो, दूसरा एग्जांपल कोई बोल देगा कि PO4, कोई बोल दिया आपको कि SO4 2 माइनस है, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या निकालेगा। मैं वैसा ही डाटा दे रहा हूं जो आसानी से कट जाए, ठीक है ना। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, तो ESO4 2 माइनस का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO4 माइनस माइनस, दो नेगेटिव चार्ज है देख लो, है ना, डिवाइडेड बाई कितना, इसका नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बोलेंगे इसको। अब SO4 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 16 चौका 64, 64 और 32 कितना 96, ये हो जाएगा आपका 96 डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज की संख्या, को नेगेटिव है ये नेगेटिव और इसका कोएफिशिएंट कितना 2, यानी कि टोटल नेगेटिव चार्ज की संख्या कितना 2। इसको करोगे तो कितना बार में कट जाएगा 48 दूनी कितना 96, यानी कि SO4 का SO4 माइनस माइनस का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 48 आ गया। आई बात समझ में ना। तो इस तरीके से निकलेगा। तो आपने देखा एलिमेंट का, कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में देखा आपके पास क्या है कि उस पर कितना नंबर्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज या फिर आपका नेगेटिव चार्ज। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखना जरा सा, नेक्स्ट में सी में कर देना, है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ
इक्विवेलेंट वेट फॉर कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल होगा, यानी कि जिस पर कोई चार्ज न्यूट्रल में कर देता हूं, जिस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है, इक्विवेलेंट वेट बराबर कहता है क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ एक्टिव एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। एक्टिव एलिमेंट ऑफ कंपाउंड का मतलब जो उस कंपाउंड में, जैसे कि मैं बोलूंगा कि H2SO4 है तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, तो H2SO4 का मोलिकुलर वेट और इसमें जो एक्टिव एलिमेंट है उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के वैलेंसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज इसको नोट करो। अब हम आगे चल करके क्या करते हैं, कुछ लिखवा देता हूं, है ना, कौन कौन एलिमेंट का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, उसके बाद अपन आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़े, नोट कीजिए जल्दी से। चल लिख लीजिएगा। तो यहां पर कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। देखो, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में पढ़े होइएगा, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कौन कौन सा है। तो मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट है, हालांकि फर्स्ट ग्रुप में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वैलेंसी फैक्टर के हिसाब से मैं लिख रहा हूं। हाइड्रोजन ली ना के, है ना, ज्यादा नहीं, आरबी सारबी नहीं आता है, RbCsFr। इन सबका जो होता है सारे एलिमेंट का, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 1 होता है ना, याद रखिएगा इसको। इसके बाद सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, इसमें आता है बी मग का एसर बी ए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, है ना। इन सबका जो वैलेंसी फैक्टर होता है, वैलेंसी फैक्टर कितना, 2। इसके बाद थर्ड ए ग्रुप की एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो ये हो जाएगा बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या, थैलियम। इनका जो होता है वैलेंसी फैक्टर कितना, 3, है ना। इसके बाद आता है फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट जो होता है, फोर्थ ग्रुप एलिमेंट जो होंगे कौन कौन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और कितना, पीबी। इनका जो वैलेंसी फैक्टर होता है ये कितना होता है बाबू, इसका 4 होता है ना, याद रखना। अब इनमें से अगर इस सब का हाइड्रोजन को पूछेगा कि हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर कितना, 1, लिथियम का वैलेंसी फैक्टर कितना, 1, सोडियम का कितना, 1, फ्रांसियम कितना, 1। तो जो ये सारे एलिमेंट का वैलेंसी फैक्टर हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है ना। थोड़ा सा आप चले जाइएगा वहां पर, पहला चैप्टर में मूल कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया था वहां पर भी देख लीजिएगा। इसके बाद पीरियोडिक टेबल में ये सब एलिमेंट मैंने लिखवाया, वहां पर भी देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, है ना। ये बस नए बच्चों के लिए, जो क्या नया बच्चा है उसको दिक्कत ना हो उसके लिए लिखवाया जा रहा है ये चीज। चलो हो गया, नोट करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाकी अदर का, देख लो यहाँ पर, वहां पर कितना, फोर्थ ग्रुप हो गया था, यहाँ पर कर दो फिफ्थ ग्रुप, यहाँ पर कर दो सिक्स ग्रुप, है ना, यहाँ पर कर दो
7th ग्रुप और यहाँ पर कर दो 8th ग्रुप, 8th ग्रुप, है ना। यहाँ पर 5th ग्रुप में होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या होता है बीसीमथ होता है। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, पांचवा है, 5 ग्रुप का, इसका वैलेंसी फैक्टर 5 नहीं होगा। इन सबका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 3, याद रखिएगा। देखो जो ग्रुप नंबर होता है ना उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरा हो जाएगा तो बोलेंगे कि उस एटम या एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बोलेंगे कि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दैट नंबर्स ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ पर पांचवा ग्रुप का एलिमेंट है, 5th ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा। अब बोलोगे कि सर 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, तो वही जो 3 इलेक्ट्रॉन होगा क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, 3। 6 ग्रुप एलिमेंट में जो आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और कौन सा, पोलोनियम, है ना। अब देखो यहाँ पर ये 6 ग्रुप का एलिमेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाए, 2 जोड़ेंगे। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना बाबू, 2। 7th ग्रुप का एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्टिन होता है। तो ये 7वां ग्रुप का एलिमेंट है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। 7वां इलेक्ट्रॉन में मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा। तो बोलोगे कि सर 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, 1। और ये होता है, इसको हम लोग 0 ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, 0 ग्रुप भी बोलते हैं। इसमें होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और कितना होता है, रेडन। ये सब 0 ग्रुप का है। 8वां ग्रुप है, मतलब कि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है। तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 8 होगा। 8 है, उसमें कितना जोड़ेंगे, आपके पास मानो कि 8 रुपया है, उसमें कितना रुपया हम आपको देंगे कि दोनों को जोड़ करके 8 ही होगा। आप बोलोगे 0, यानी कि इन सबका वैलेंसी फैक्टर कितना, 0। आई बात समझ में। तो आपको बस याद रखना है 1 से लेकर के कहां तक, 7 तक। तो आपको ट्रिक बता देता हूं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप, यानी कि कार्बन तक का 1 से लेकर के 4 ग्रुप तक, फर्स्ट 4 ग्रुप में जो ग्रुप नंबर होगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है। और बाकी 5, 6, 7, 8 जितना है उसका वैलेंसी फैक्टर जो ग्रुप नंबर है ना, 8 में से ग्रुप नंबर को घटाते चल जाइएगा, उसका वैलेंसी निकल जाएगा। 8 में से ग्रुप नंबर कितना, 5। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना, 3। 8 में से 6 घटाएंगे कितना, तो 2। 7 में से 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना, 1, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वैलेंसी फैक्टर। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से इसको। तो एलिमेंट का वैलेंसी फैक्टर निकल गया, तो किसी भी कंपाउंड में जो एक्टिव एलिमेंट है उसका निकल जाएगा, और एक्टिव एलिमेंट का ही वैलेंसी फैक्टर उस पूरे कंपाउंड के वैलेंसी फैक्टर को माना जाता है। ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए। जनरली की मैं बात करता हूं, ठीक है ना, जनरल चीजें हैं। एक्सेप्शन में कहीं पर हो का दुका तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए इधर, यहां पर आते हैं हम लोग। अब तो पता चल जाएगा। अब जैसे मैं पूछूंगा कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 का, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। आप बोलोगे कि सर ये कंपाउंड, और कंपाउंड का एक्टिव एलिमेंट कौन सा,
हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, हमने लिखवाया अभी साइड में। तो एक हाइड्रोजन का एक वैलेंसी, तो हाइड्रोजन कौन है, 2 है ना, तो 2 हाइड्रोजन का कितना, 2 हो जाएगा। आई बसन में। अब सबसे बड़ी बात है कि सर आप कैसे पहचानोगे कि एक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो याद रखना, कोई भी कंपाउंड दिया हो, कोई भी कंपाउंड दिया हो, उसका जो लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट होगा उसी को क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। जनरली 100% ट्रू नहीं है ना, जनरली। अब जैसे कि उससे आपका क्वेश्चन सारा बन जाता है, ठीक है ना, एक आध का वेरिएशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो H2SO4 में लेफ्ट साइड कौन सा है, हाइड्रोजन है, राइट साइड कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो कहता है कि जो लेफ्ट साइड जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा वही इस पूरे कंपाउंड के वैलेंसी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर कितना, 1। एक हाइड्रोजन को 1, तो हाइड्रोजन की संख्या को 2 को, तो 2 हाइड्रोजन का कितना, 2। कोई बोलेगा कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaCl कितना, सोडियम, लेफ्ट साइड में कौन सा, सोडियम। सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का, उसका वैलेंसी कितना होता है, 1। तो NaCl का वैलेंसी फैक्टर कितना, इसका कितना, 1। आई बस में। कोई बोलेगा HNO3 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, इसका HNO3 में लेफ्ट साइड कौन सा, हाइड्रोजन, जो लेफ्ट साइड होगा उसका देखना है, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर कितना, 1। इसमें HNO3 में हाइड्रोजन की संख्या कितना, 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, 1। कोई बोलेगा कि NaOH है सर, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, बता कितना हो जाएगा। NaOH का वैलेंसी फैक्टर, लेफ्ट साइड कौन एलिमेंट, सोडियम, सोडियम का वैलेंसी 1, इसलिए पूरे सोडियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर कितना, 1। कोई बोलेगा CaCl2 का, इसका वैलेंसी फैक्टर सर कितना बोलोगे, तो बोलोगे कि सर लेफ्ट साइड कौन सा एलिमेंट है, कैल्शियम, कैल्शियम किस ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का वैलेंसी कितना, 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, 2। सिंपल है, आई क्वेश्चन में। कोई बोलेगा कि MgSO4 है ना, बोलेगा कि सर इसका वैलेंसी फैक्टर, तो मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होगा वही इस पूरे का वही, इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, 2। कोई बोलेगा कि सर HCl है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, बोलो कितना होगा, 1। HCl में लेफ्ट साइड कौन सा प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना, 1 होता है, इसलिए इसका भी वैलेंसी फैक्टर कितना, 1 हो जाएगा। आई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से आपका वैलेंसी फैक्टर ऑफ कंपाउंड का निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में तेरे से मैं ये पूछ दूं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट फॉर, ए में इक्विवेलेंट वेट निकालना है NaCl का, बी में निकालना है NaOH का, सी में निकालना है HCl का, डी में निकालना है H2SO4 का, ई में निकालना है Na2SO4 का, है ना। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो यहाँ पर NaCl का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो NaCl ये क्या है, एक प्रकार का सारे के सारे कंपाउंड से एक मॉलिक्यूल है। तो इनके NaCl का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट तुम निकालोगे तो कितना होगा, 58.5। और NaCl का वैलेंसी फैक्टर, NaCl में लेफ्ट साइड कौन सा एलिमेंट, Na का वैलेंसी कितना, 1, तो यहाँ 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 58.5। NaOH की बात करेगा तो NaOH इसका बैलेंस, इसका इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, NaOH का मॉलिक्यूलर मास, NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे कितना होगा, 40, ठीक है, डिवाइडेड बाय NaOH का वैलेंसी फैक्टर कितना, 1। लेफ्ट साइड कौन सा एलिमेंट, सोडियम, सोडियम का वैलेंस कितना, 1, तो कितना हो जाएगा 40। HCl का निकालोगे तो HCl कितना हो जाएगा, HCl का मॉलिक्यूलर वेट 35.5 और एक कितना 36.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना हाइड्रोजन का, 1, तो कितना हो जाएगा 36.5। आई बस H2SO4 की बात करेगा तो H2SO4 तुम निकालोगे, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 98, निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, देख लीजिएगा, 98 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की संख्या कितना, 2, एक हाइड्रोजन का एक वैलेंसी, तो 2 हाइड्रोजन का 2। कोई लड़का पूछेगा कि आप हाइड्रोजन से क्यों डिफाइन कर रहे भाई, हाइड्रोजन इन सब में सबसे एक्टिव एलिमेंट है ना। और ये आपको एक्टिव एलिमेंट है कि नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा था, आंख बंद करके सोचना कि कोई कंपाउंड है जो लेफ्ट साइड एलिमेंट है, जो उसका वैलेंसी होगा वही उसका पूरे कंपाउंड का वैलेंसी होगा। ये मतलब ट्रिकी आइडिया है ना, मतलब ये 100% ट्रू नहीं बोलेंगे इसको, ये लगभग
99%, 95% से ज्यादा ट्रू है, तो लगभग क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है ना। अब मेथड तो बहुत सारा तरीका है, डिफिनीशन है, बहुत सारा प्रोसेस, उतना जाएंगे तो 5 क्लास लग जाएगा इक्विवेलेंट वेट में। चलो 98 डिवाइडेड बाई कितना 2 हो जाएगा, एक कट के मुझे कितना हो जाएगा 49 आ गया। Na2SO4 इसका निकालेंगे, Na2SO4 हो जाएगा। तो इसका करोगे इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट Na2SO4 का, तो सोडियम का कितना 23 दूनी का 46, 2 सोडियम 46, और इसका निकाले तो कितना 32 96 ना, तो 96 और 46 कितना हो जाएगा 96 और 46, ये हो जाएगा 2 और 9 4 13 कितना 14, 142 हो जाएगा, है ना। इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट कितना बाबू 142। अब वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड देख तो सोडियम है, एक सोडियम का एक वैलेंसी, तो 2 सोडियम का कितना 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 71, इक्विवेलेंट वेट आ गया। आई बात समझे ना। तो ये है आपका इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका। तो मेरे ख्याल से लगता है कि अब कोई भी नॉर्मलिटी की बात करेगा तो नॉर्मलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट बटा में वॉल्यूम किसमें लीटर में, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह W बटा E लिख सकते हैं। अगर ये ml में रहेगा तो 1000 बटा में कितना लिख सकते हैं बाबू, इधर यहाँ पर क्या कर देंगे वॉल्यूम किसमें ml में। अब तुमको गिवन वेट भी है पता चल गया, अब इक्विवेलेंट वेट भी तुमको निकालने आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद हम लोग आते हैं नॉर्मलिटी पर, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, अभी डिफिनीशन जो सिंपल सवाल है उसको देखेंगे, फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर नॉर्मलिटी मिक्सचर पढ़ेंगे, फिर नॉर्मलिटी का डाइल्यूशन लॉ पढ़ेंगे, है ना। जल्दी कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि नॉर्मलिटी मतलब कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे कि नॉर्मलिटी के वैल्यू के आधार पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने मोलारिटी के केस में देखा था, मोलालिटी के केस में देखा था कि अगर मोलारिटी का वैल्यू यदि 1 हो जाता तो मोलर सॉल्यूशन बोलते थे, मोलारिटी का वैल्यू अगर किसी सॉल्यूशन का हाफ हो जाता तो सेमी मोलर बोलते थे। तो लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे x इंटू एन का मीनिंग क्या होता है, हेडिंग लगाना मीनिंग ऑफ x इंटू एन का मीनिंग क्या होता है। तो सिंपल चीजें पढ़ चुके हम लोग कि x इंटू एन बोलने का मतलब होता है इट मीन्स x नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि वेक्स एन का मतलब क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंटिंग 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ क्या बाबू सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में x ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, किसका सॉल्यूट का, है ना। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना x हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1 लीटर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अगर मान लो इसीलिए कि नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा भी किसमें लीटर में, ना तो ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है x है, तो x वॉल्यूम इन सॉल्यूशन लीटर कितना है 1 लीटर है, तो कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। दैट इज नॉर्मलिटी बराबर कितना x के बराबर हो गया, कब जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो 1 लीटर। आई बात समझ में ना। तुमसे इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x इंटू एन के डॉट में रहेगा, x इंटू एन के फॉर्मेट में रहेगा, अगर कोई भी कंपाउंड या सबस्टेंस या एटम या मॉलिक्यूल आयन कुछ भी, तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्मलिटी जो होगा वो x के बराबर होगा, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया आपसे इस तरह से कि 1NHNO3 सॉल्यूशन है, तो कहेगा कि बताओ तो इसका नॉर्मलिटी कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो n का जो कोफिशिएंट है वही इसका क्या होगा नॉर्मलिटी हो जाएगा। कैसे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर 1 लिखा रहेगा तो बोलेंगे कि 1
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका HNO3 प्रेजेंट इन कितना में प्रेजेंट होगा बाबू, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यही बात बोलेंगे, दैट इज कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना 1 है। अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1 लीटर हो जाएगा। इसलिए नॉर्मलिटी बराबर Geq बटा में कितना V, Geq के वैल्यू कितना 1, लीटर का वैल्यू कितना 1, तो 1/1 इक्वल टू कितना 1, दैट इज नॉर्मलिटी इक्वल टू कितना 1। आई बात समझ में। तो कोई भी अगर इस फॉर्मेट में दिया रहेगा तो बता देना। अगर मैं क्वेश्चन में एग्जांपल और दे दूं यहाँ पर कि 0.2 NH2SO4 सॉल्यूशन, मैं बोलूं कि इसका नॉर्मलिटी कितना होगा, आप क्या जवाब क्या दोगे, n का कोफिशिएंट कितना 0.2 दैट इज 0.2 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। चलिए यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखेंगे हम लोग, जल्दी करो। अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपना अगर ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे होंगे, है ना, तो एक चीज याद रख लीजिएगा कि आप लोग का रिजल्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास में हम लोग कम पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन के रिस्पेक्ट में, है ना। एक चीज क्या हो रहा है कि टेस्ट नहीं हो पा रहा है बच्चों का, है ना, तो टेस्ट के लिए हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे। हो सकता है कि अगस्त में अगर ऑफिस खोलने के लिए आजादी अगर दे दे कि ऑफिस खुला रहेगा तो कम से कम क्वेश्चन वगैरह टेस्ट का हम लोग अरेंज कर सकते हैं, है ना। अभी थोड़ा रिस्क है ना, कि ऑफिस वगैरह खोलने का। मान लीजिए कि ऑफिस खोल दिए, पुलिस आकर खेती कर देगी, है ना। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा दिक्कत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट होने लगेगा तो समझिए कि सारा कीजिए आपके कंप्यूटर कॉपी में भी क्वेश्चन करवा देता हूँ, और बहुत सारा क्वेश्चन मैं फोटो क्लिक करके आपको भेज भी देता हूँ। आप उसको बनाइए, नहीं बनता तो उसको पूछिए, उसको बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाएगा। ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब हेडिंग देंगे हम लोग, टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी के वैल्यू के आधार पे कितने तरह का सॉल्यूशन होगा। तो याद रखना कि अगर कोई नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पर। अगर मैं बोलूं कि अगर n का वैल्यू कितना हो 1 हो जाए, है ना, तो कहिएगा कि जो सॉल्यूशन कहलाएगा उस सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बाबू, नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेंगे। नॉर्मल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, वैसा सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी क्या हो 1 हो। 1 कैसे नॉर्मलिटी होगा, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब तो यही ना होता है, नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन बोलेंगे। उसी को क्या बोलते हैं, जैसे कि नॉर्मलिटी बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट बटा में भी कितना लीटर में। अगर मान लो कि ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1/1 बराबर कितना 1, तो नॉर्मलिटी कितना हो गया 1 के बराबर हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉर्मल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो 1 है, यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्यूशन, है ना। अगर कोई बोल दे कि अगर नॉर्मलिटी का वैल्यू 1/2 हो जाए, है ना, कंफ्यूजन मत रहना 1/2 लिखा है या n/2 लिखा है, तो टेंशन मत दीजिएगा, ठीक ना। इसको 1/2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मलिटी को यहाँ से यहाँ पर n/2 है,
इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 1/2 इंटू n नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया तेरा x और ये हो गया तेरा n, x n के फॉर्म में नहीं आ गया, ये वाला वैल्यू क्या हो गया तेरा x हो गया, ये वाला वैल्यू तेरा n हो गया। तो इस तरह से लिखा रहे n/2 या 1/2 तो कंफ्यूजन में मत रहेगा। इसका मतलब कि सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाफ है तो क्या बोलेंगे इसको बाबू, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, है ना, इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि हाफ numbers of gram equivalent, half numbers of gram equivalent of solute particle present in कितना में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। हमेशा 1 लीटर में, नॉर्मलिटी 1 लीटर में डिफाइंड है, मोलारिटी 1 लीटर में डिफाइंड है, मोलारिटी 1 केजी में डिफाइंड है। ठीक है, चल अगर n का वैल्यू 1 by कितना हो जाए, 10 हो जाए, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, बोलो, देसी नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, देसी नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर मान लो कि नॉर्मलिटी का वैल्यू n बराबर 1/100 हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, ये सॉल्यूशन जो होगा कहलाएगा सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। नोट कीजिए इसको फटाफट। नया कुछ भी नहीं है भाई मेरे, सब पढ़ा हुआ चीजें हैं, ठीक ना, बस एक बार आपको दिमाग में एक बार रिवाइंड करा देता हूँ, रिवाइज कर लीजिए, है ना। आगे बढ़े, चल अब देखते हैं छोटा छोटा एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, मतलब कि नॉर्मलिटी को समझने के लिए। बेस अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, अगर पिलर मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग बहुत बड़ा मजबूत बना सकते हैं, ठीक ना। इसलिए बेसिक कंसेप्ट जो है बहुत जरूरी होता है बच्चों को। मैं आपसे बोला भी था कि 12th क्लासेज में जब हम लोग जाएंगे तो 11th का 5 चैप्टर बहुत इस्तेमाल होने वाला है। अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं सारा 11th का ही तो चीज पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा चीज है क्या जो हम लोग 12th का भी पढ़ रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल अगर हुआ भी होगा, थोड़ा बहुत कहीं पर भी, हमको लगता है कि नहीं हुआ है। अगर बात करेंगे हम किसकी, अगर सॉलिड स्टेट में, तो उसमें भी आपको 11 का ही मोल सोल थोड़ा बहुत इस्तेमाल हुआ है ना। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं कि 11 का जो बेसिक चैप्टर है वो बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। नहीं जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चल आगे देखते हैं, हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखे, तो जरा सा क्वेश्चन लिखो, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है, कहां चला गया जी क्वेश्चन, देखिए तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी of the solution containing 5 gram NaOH, 5 gram NaOH present in 250 ml of aqueous solution, present in 250 ml of aqueous सॉल्यूशन। क्या करना है, नॉर्मलिटी निकालना है। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि नॉर्मलिटी क्या होगा, है ना। वॉल्यूम दिया हुआ कितना, 250 ml, किसका वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्यूशन का, ml में दिया हुआ है, यानी 1000 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है देखते जरा सा, गिवन वेट दिया हुआ कितना ग्राम, 5 ग्राम, यानी कि कह सकते हैं कि W तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 5 ग्राम दिया हुआ है, और तुमसे कहता है कि नॉर्मलिटी पूछो। तो नॉर्मलिटी को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, W बटा में E चाहिए, और गुना 1000 चाहिए, या बटा में कितने भी किसमें चाहिए, ml में चाहिए। तेरे को नॉर्मलिटी निकालना है, तेरे को ये दिया हुआ है, ये तेरे को निकालना पड़ेगा, और ये भी तेरे को दिया हुआ है, निकल जाएगा क्या, जरा देख तो ग्राम इक्विवेलेंट, गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट को क्या बोलते थे, ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम लोग को इसीलिए
इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH निकालना है। NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, बोलते बाबू, वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH हो जाएगा ना। तो देख तो मॉलिक्यूलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालेगा, NaOH का अगर मोलिकुलर वेट जब तुम निकालोगे इसका वैल्यू कितने के बराबर, 40 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पुट कर दो कितना, 40, यहाँ पर देखो 40 कर दिया। अब वैलेंसी फैक्टर NaOH का कितना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लेफ्ट साइड कौन सा एलिमेंट, सोडियम, सोडियम का वैलेंसी कितना 1, तो 40 डिवाइडेड बाय 1 बराबर कितना 40। चलो तो तेरे पास NaOH निकल गया कितना बाबू, 40 निकल गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो W का वैल्यू कितना, 5 ग्राम, देख ले यहाँ पर दिया हुआ, तो 5, इक्विवेलेंट वेट कितना 40, ऊपर में 1000। अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है ml में, तो 250 दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। इसको कट करेगा तो ये कट जाएगा तेरे को 4 बार में, ये तेरे को कट करेगा तो ये भर जाएगा कितना 10 बार में, ये कट करेगा तो कितना बार में, 2 बार में, यानी ऊपर में 1 नीचे में कितना 2 बराबर कितना 0.5 हो गया। यहाँ पर n कर देना बस, या तुम अगर इसको लिखना चाहते हो कि इसका यूनिट तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर बोल सकते हो ना, आई बात समझ में। तो 0.1/2 या 0.5 n कर देना, इसका मतलब कि 0.5 क्या हो गया, नॉर्मलिटी हो गई, आई बात समझ में। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी करो। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.85 NaCl is dissolved in water, है ना। कहता है what should be the volume, कहता है what should be the volume of the solution required to form n/10 सॉल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5.85 ग्राम है ना, NaCl इज डिजोल्व इन कितना बाबू, वाटर में, यानी कि 5.85 NaCl, इतना ग्राम NaCl को डिजोल्व कर दे किसमें, वाटर में। तो कहता है व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वाटर की वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, जब पानी में NaCl को मिला दिया गया तो बन गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का क्या वॉल्यूम होगा, है ना, इतना मिलाने से, ताकि उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी इतना हो जाए, है ना। यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है कि नॉर्मलिटी कितना n/10, इसका मतलब कितना 1/10, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। W कितना दिया हुआ है, 5 पॉइंट कितना बाबू, 5.85 ग्राम दिया हुआ है। NaCl का इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर वाटर का इक्विवेलेंट वेट मत निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। NaCl का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 58.5, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो
23 प्लस 35.5 को करोगे तो 58.5 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर सोडियम क्लोराइड कितना, सोडियम क्लोराइड में लेफ्ट साइड कौन सा वाला, सोडियम, सोडियम का वैलेंसी 1, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना 1 हो जाएगा। इसका करोगे तो 58 पॉइंट कितना इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि वॉल्यूम निकालना है, V बराबर क्या होगा वाट, कोई दिक्कत नहीं, अब फॉर्मूला लगा दे। चूंकि हम जानते हैं कि नॉर्मलिटी बराबर W बटा E ऊपर में 1000 गुना में V किस में ml में, यह फॉर्मूला तुम लगा दे। नॉर्मलिटी कितना 1/10, तेरे को W कितना 5.85, इक्विवेलेंट वेट तेरे को कितना 58 पॉइंट कितना 5, ऊपर में 1000 और नीचे में वॉल्यूम कितना है तेरे को निकालना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देख तो ये डेसिमल है, ऊपर में भी डेसिमल, ऊपर वाला डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, नीचे वाला डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, हो जाएगा। ये पूरा का पूरा तेरा कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 1 और 2 कट गया, ऊपर में बच गया 100, नीचे में बचा भी, इधर तेरा बच गया 1/10 और ऊपर बच गया तेरा 100 डिवाइडेड बाई कितना भी। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर दो, तिरछा तिरछी गुना करेगा तो देख तो भी में 1 से गुना करेंगे तो भी, 100 में 10 से गुना करेंगे तो 100 गुना 10 बराबर कितना कितना हो जाएगा 1000। और तो यहाँ पर ml कंसीडर किया था तो वॉल्यूम किसमें निकलेगा ml में। अगर तेरे को मान ले कि तेरे को अगर यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता और आंसर वहां लीटर में रहता तो तू यहाँ पर ml को किस में कन्वर्ट करता, लीटर में कन्वर्ट करता। तो बोल सकता है कि वॉल्यूम सर निकाल दिया 1000 ml, अगर तेरे को ऑप्शन में ml में नहीं दिया तो इसको क्या करेंगे, इस ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 लीटर में कितना है ml होता है 1000 ml, यानी कि यहाँ पर कह सकते कि 1000 ml है तो हम V बराबर और भी बोल सकते हैं, V बराबर क्या 1 लीटर भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, हैं? नोट, एक क्वेश्चन और कर लो। बता दे इसको ना, चलिए लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल स्क्रीन को टच करना पड़ता है हर 20-25 मिनट के बाद, नहीं टच करेंगे तो मोबाइल क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। कितना मेहनत लगता है ये आप लोग नहीं जानते होंगे ना। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ, calculate the mass of NaOH required to prepare 50 ml of n/10 NaOH सॉल्यूशन। कहता है क्या कि NaOH का मास निकालना है, क्या निकालना है, मास निकालना है कि कितना NaOH का मास होगा किस में, ग्राम में, ताकि जो सॉल्यूशन हो वो 50 ml उसका वॉल्यूम हो और नॉर्मलिटी कितना हो n/10 हो जाए। यानी कि क्वेश्चन में गिवन है आपका n बराबर कितना 1/10 है ना, V कितना है 50 ml है, आपको W बराबर वाट और आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH आपको पता होना चाहिए। मोलिकुलर वेट कितना 40 है, वैलेंसी कितना इसका 1 बराबर कितना 40। लगा दीजिए फार्मूला मेरे भाई, N बराबर W बटा कितना E, ऊपर में 1000 बटा में कितना 1000 क्यों लिखा, क्योंकि वॉल्यूम किस में दिया हुआ है ml में दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना है आपका वॉल्यूम कितना भी, यहाँ पर कर दो, पहले फार्मूला लिख एक बार ml में, W है तो W कर दे, E कितना है 40
यहाँ पर ऊपर में 1000 हो जाएगा और यहाँ पर वॉल्यूम एमएल में कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है और नॉर्मलिटी का वैल्यू तेरे को कितना दिया हुआ है 1/10 दिया हुआ है। अब इसको तुम सॉल्व करके यहाँ से W निकाल लो, नहीं निकल जाएगा 1 1 1 2 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 1/10 बराबर 10W बटा में कितना 4, तिरछा तिरछा गुनी कर दो, 4 बराबर कितना 100W, इसलिए W बराबर कितना 4/100 हो जाएगा। ये 25 से कट जाएगा तेरे को 1/25 ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा या 0.0 कितना हो जाएगा, एक पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 10, दूसरा पॉइंट 0.0 और 25 चौके का 100 कितना हो जाएगा 0.04 ग्राम हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़े। तो नॉर्मलिटी अभी तक जो पढ़ा हमने, नॉर्मलिटी का सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। चलो एक रिलेशन को ज्यादा देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा लिख ले तो नॉर्मलिटी है और मोलारिटी में एक सिंपल रिलेशन है, उसको थोड़ा सा देख लो, है ना। अब उतना बताने की जो डेरिवेशन नहीं बताएंगे कि कैसे कैसे होता है, सब पढ़े हुए हम लोग करवा दिए, बस याद रखना। यहाँ पर नोट करके लिख लेना, नोट करके, है ना, कि नोट कर लो। यहाँ पर पहला लिखना रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी तो याद रखिएगा नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलारिटी गुना बैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर इसको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी गुना बैलेंसी फैक्टर है, तो यहाँ पर कुछ करो नहीं, नॉर्मलिटी बटा मोलारिटी कर दो, है ना। तो नॉर्मलिटी के बदले में हम लोग लिख सकते हैं कितना बाबा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा में कितना वॉल्यूम लिख सकते हैं, बटा में मोलारिटी के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं मोल एन, बटा में कितना लिख सकते हैं वॉल्यूम लिख सकते हैं ना। इसको सरिया कर लिखोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो, तो ग्राम इक्विवेलेंट को गिवन वेट बटा में इक्विवेलेंट वेट और गुना कितना वॉल्यूम हो जाएगा, और ये ऊपर चल जाएगा तो वॉल्यूम और नीचे में कितना हो जाएगा एन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो तो इसको W हो गया मेरा, है ना। इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हैं, मान लो कि अगर कोई एटम है तो एटॉमिक वेट, या कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एटॉमिक वेट है ना, बटा में कितना बैलेंसी फैक्टर और गुना कितना वॉल्यूम। यहाँ से देख तो वॉल्यूम क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, हटाओ वॉल्यूम का जमेला ही खत्म कर दिया मैंने, है ना। तो गिवन वेट यानी W बटा एटॉमिक वेट और बटा में बैलेंसी फैक्टर, इतना के बदले में E लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे में कितना 1 बटा कितना n हो जाएगा। ये बैलेंसी फैक्टर नीचे भी चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंसी फैक्टर, कहानी खत्म हो जाएगा ना। देख तो W गुना बैलेंसी फैक्टर बटा में एटॉमिक वेट हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बटा मोल को क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग एटम लेते हैं, अगर क्या लिया हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने एटम लिया, हम लोगों ने क्या लिया बाबू, अगर हम लोगों ने एटम लिया तो एटम का गिवन वेट W बटा में कितना एटॉमिक वेट हो जाएगा, और ये एटॉमिक वेट हम लोग यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट से एटॉमिक वेट कैंसिल, W से W कैंसिल, बराबर कितना हो गया बैलेंसी फैक्टर। ये कितना हो जाएगा, ये सारा सॉल्व करने के बाद कितने के बराबर आता है n बटा m बराबर कितना बैलेंसी फैक्टर, इसलिए n बराबर कितना मोलारिटी गुना कितना बैलेंसी फैक्टर, है ना। तो ये डेरिवेशन आपको करने के लिए नहीं पूछेगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद से भी कर सकते थे, थोड़ा सा आपको ब्रेन अप्लाई करना पड़ता, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा। आई बात समझ में, क्या याद रखना है, नॉर्मलिटी गुना बैलेंसी फैक्टर, डाल इसको। चलो अब इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है तेरे से, क्वेश्चन क्या करेगा पूछ देगा, है ना।
इस पर तरह से कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो पूछेगा व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 m H2SO4। तो कहता है कि H2SO4 का नॉर्मलिटी क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, H2SO4 का मोलरिटी दिया हुआ है ना। तो इसलिए n बराबर फॉर्मूला जानते हैं, m गुना कितना बाबू, वैलेंसी फैक्टर। तो इसका मोलरिटी कितना है 0.2। तो 0.2 और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना 2। तो कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना 0.4 m हो जाएगा, हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 m H3PO4 है ना। H3PO4 का नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, सिंपल नॉर्मलिटी बराबर कितना m गुना कितना वैलेंसी फैक्टर, m कितना है 0.2 वैलेंसी फैक्टर H3PO4 का कितना होता है 3, तो कितना 0. कितना 6 हो जाएगा, ठीक ना। याद रखना यहाँ पर एक बात, H3PO4 के केस में वैलेंसी फैक्टर थोड़ा डिस्टर्ब चलता है, बगल में लिख लेना यहाँ पर। H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 3, H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2 और H3PO2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1 होता है ना। याद रखना VF इक्वल टू कितना 1। आज की कहानी गाइस यहीं तक है ना। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था बीच में, ठीक है, तो किसी तरह उसको इसे किए हैं तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये वाला केस बहुत पूछता है ना। और क्यों होता है ये मत समझना कि सर आपने बोला था कि लेफ्ट साइड जो एलिमेंट होगा उसका वैलेंसी फैक्टर, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो 1 3 हाइड्रोजन है 3, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी 3 होगा, नहीं है ना। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं, हम पढ़ेंगे इसको पी ब्लॉक में, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना, रीजन है। चलिए आज की कहानी यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में नॉर्मलिटी भी खत्म हो जाएगा और जितने भी तरह का रिलेशनशिप है ना, मोलरिटी में मोल फ्रैक्शन में, ये सारा डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। यानी कि नेक्स्ट क्लास जो होगा लंबा क्लास होगा, 2 से 2.5 घंटे का क्लास लेंगे, ठीक है ना। चलिए इतना नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आगे मिलेंगे हम लोग डाइल्यूशन लॉ, नॉर्मलिटी मिक्सचर पढ़ेंगे। इतना करने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद सारा चीज खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, गुड नाइट।